नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्पिता शर्मा क्लासेस में। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन से सेशन की। और यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप अनअकैडमी पे किसी भी तरीके का डिस्काउंट चाहते हैं तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं अर्पिता 10 कोड का। और जिससे आपको इंस्टेंट क्या मिल जाएगा, 10% का ऑफ मिल जाएगा अनअकैडमी पे सभी सब्सक्रिप्शन पे। बात करते हैं अनअकैडमी लेके आया है यहाँ पे मिशन ऑल इंडिया रैंक 1 प्रीलिम्स। और इसमें कवर हो रहा है 360 डिग्री करंट अफेयर कवरेज फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें आप अपने आप को एनरोल करके क्या कर सकते हैं, एक बेहतरीन तरीके से इस बार के एग्जाम के लिए हो सकते हैं अच्छे से प्रिपेयर। ठीक है। और यहाँ पे आपको इंडिया के मिलेंगे टॉप मोस्ट एडुकेटर। और ये बैचेस आपके जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 8 सितंबर से क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो 70 आवर्स का ये आपका कोर्स रहेगा, 360 डिग्री पूरा कवरेज होगा, पूरे करंट अफेयर को बेहतरीन मैनर में यहाँ पे कवर किया जाएगा फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। चाहे वो आपका हिंदू का रिसोर्स हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, पीआईबी हो, पीआरएस हो, बजट इकोनॉमिक सर्वे, सब यहाँ पे आपका इसमें कवर होगा। ठीक है। तो ये आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, तो सब में ये आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आप अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं 10% डिस्काउंट पाने के लिए अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पे। और अनअकैडमी अब एक बेहतरीन सा इनिशिएटिव लाया है स्टूडेंट्स की मदद के लिए। और वो यहाँ पे है रेज हैंड का ऑप्शन इन लाइव क्लासेस। तो अगर आपका कोई डाउट होता है लाइव क्लास में तो यहाँ पे रेज हैंड का ऑप्शन करके आप अपनी फैकल्टी से पूछ सकते हैं डाउट, और आपके डाउट होंगे बेहतरीन तरीके से क्लियर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे दोस्तों आपके लिए कि अन अकेडमी पे अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए आप यूज करें अर्पिता 10 कोड का। क्योंकि जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। साथ में यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल है अर्पिता शर्मा मैम का, तो जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ के लिए। और साथ में ये यहाँ पे उनका अन अकेडमी का यहाँ पे लिंक है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटीज एग्रीमेंट कन्वेंशन लॉ रिलेटेड टू द, इससे आपके एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टाइमलाइन देखने चल रहे हैं कि क्या टाइमलाइन रही है इन सारे लॉस की। तो 1971 में यहाँ पे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यानी रामसर कन्वेंशन हुआ था। ये हम टाइमलाइन बस देख रहे हैं, क्या पता आपको यहाँ पे टाइमलाइन पे भी क्वेश्चंस बहुत बार यूपीएससी बनाता है। 1972 स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, 1973 आया साइट्स, 1982 नैरोबी डिक्लेरेशन आया, 1985 वियना कन्वेंशन आया ओजोन लेयर पे, 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर पे, 1987 आवर कॉमन फ्यूचर ब्रेटलैंड रिपोर्ट आई 1987 में, 1992 में एजेंडा 21, 22 में वापस यहाँ पे 92 में यूएनएफसीसी आया। फिर उसके बाद 92 में वापस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, 97 में यहाँ पे यूएनएफसीसी का क्योटो प्रोटोकॉल, फिर 1987 में यहाँ पे रोटरडम कन्वेंशन, फिर उसके बाद 2000 में कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, 2001 में कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जिसे हम स्टॉकहोम कन्वेंशन कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे 2010 में नोगोया प्रोटोकॉल आया ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं नगोया प्रोटोकॉल। 2012 में यहाँ पे आया आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे रियो प्लस 20 कहा जाता है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट, इसने क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया। 2016 में कगाली एग्रीमेंट आया और ये अमेंडमेंट है एज अ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रीटीज एग्रीमेंट कन्वेंशन PG41। ठीक है। चलिए तो अब आगे बात करते हैं यहाँ पे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो 1972 में है, हमें बेसिक तौर पे देखना है ये किससे आपका डील करता है। तो ये है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है। फर्स्ट डिक्लेरेशन था इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट का, स्टॉकहोम में हुई स्वीडन में 5 जून 1972 को। ठीक है। पावर्टी एलिवेशन का यहाँ पे इन्होंने मोटो रखा कि अगर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो हमें ये भी करना होगा। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को यहाँ पे स्टैब्लिश किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंडर। नेक्स्ट बात करते हैं नैरोबी डिक्लेरेशन 1982, 10th एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पे इसे लाया गया। ठीक है। और यहाँ पे क्या नाम है, इसे डिक्लेरेशन में किसके अंदर आया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इन 1987। ठीक है। तो किसके द्वारा लाया गया, गवर्निंग काउंसिल जो है यूएनईपी की 1987 उसके द्वारा। ठीक है।
और इसने एक स्पेशल कमीशन की बात की जो लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल गोल्स को यहाँ पे सेटअप करेगा, ठीक है, ताकि जिससे क्या हो, एनवायरमेंट की ज्यादा बेहतरी हो पाए। नेक्स्ट आता है ब्रटलैंड रिपोर्ट। यूपीएससी पहले ही क्वेश्चन पूछ चुका है, आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को वर्ल्ड कमीशन ने, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने 1987 में यहाँ पे दिया था। और इसी के अंदर आपका आया था क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है इतना चीजों का इस्तेमाल करें कि आगे वाली जनरेशन के लिए बचा रहे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीडी। 1992 में रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस के अंडर यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आया, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेट, एजेंडा 21 आया देखने को मिला, फॉरेस्ट प्रिंसिपल देखने को मिले। ध्यान रखिएगा लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट जो इसमें है वो है रियो कन्वेंशन, ठीक है। और इसे सिग्नेचर के लिए ओपन रखा गया, जिसमें है आपका कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूएनएफसीसी, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बाट डेजर्टिफिकेशन। तो ये सब आपके कुछ है लीगली बाइंडिंग। नेक्स्ट आते हैं रियो +5 1997 में आया। इनके बारे में मैंने पूरा टाइमलाइन आपको पहले ही दे दिया है, हमने आपको आपको बस इनके बारे में मेन चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे 1997 में आया और एजेंडा 21 यहाँ पे इसमें दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई कि यहाँ पे क्या किया जाए, रीऑर्गेनाइज किया जाए प्रोसेस को, ठीक है, एज एन अनइवन एंड आइडेंटिफाइड की ट्रेंड्स में। तो देखा जाए हर एक ट्रेंड को पूरी तरीके से, पूरे यहाँ पे 21 एजेंडाज रखे गए और उन एजेंडाज के ऊपर फोकस किया जाए। नेक्स्ट आया रियो+10 2002 अर्थ समिट 2002 में, और यहाँ पे इसे कहा गया वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हुआ था जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पे बात करते हैं इसमें क्या किया गया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की यहाँ पे बात की गई थी। तो इसमें जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन भी इसे कहा जाता है और ये किससे रिलेटेड है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आया रियो 20+20 2012, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड आपका, ठीक है। और ये फॉलो अप है अर्थ समिट 1992 का, ठीक है, और 10 ईयर्स जो आपके फॉलो अप है अर्थ समिट 2002 के, ठीक है, 20 ईयर अर्थ समिट का और 10 ईयर इसका, ठीक है। इसे रियो 2012 अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरो में 2012 में, ठीक है। और इसने जो एजेंडा 21 के अंदर जो कमिटमेंट्स थे उसकी यहाँ पे वापस बात की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पेज को यहाँ पे लॉन्च किया गया 2013 में, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, इसे कहते हैं हम लोग पेज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है, 1993 में आई, पार्टीज 96 है, 196 लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। यहाँ पे इंडिया भी इसकी पार्टी है। ये कुछ मेन बातें आपको ध्यान रखना है। 3 मेन गोल है, कंजर्वेशन करना, सस्टेनेबल यूज करना और यहाँ पे फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करना जेनेटिक रिसोर्सेज का। आगे बढ़ते हैं, कार्टाजीना प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया 2000 में, 2003 में फोर्स में आया, बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। और यहाँ पे मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की इसमें बात की गई है कि उनसे सेफ्टी जो भी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से मिले, ठीक है। तो जीएमओ से रिलेटेड ये आपका प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है नगोया प्रोटोकॉल, और ये आपका किसमें अडॉप्ट किया गया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी C10 जो है आपका, उसमें यहाँ पे COP10 में इसे 2010 में किया गया था। और ये एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज से एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल। और ये क्या है आपका, सप्लीमेंट्री है कन्वेंशन टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं, इसमें 20 बायोडाइवर्सिटी टारगेट दिए गए हैं जिन्हें अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट भी कहा गया है। नेक्स्ट आता है साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या नाम है, नेशनल लॉज जो है वो अपने अलग बनाए जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं एंडेंजर्ड प्लांट और स्पीशीज की प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, और यहाँ पे इन्हें अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे इन्हें बांटा जाता है। तो अपेंडिक्स 1 में जो आते हैं ये एक्सटेंशन के पूरे पास हो चुके हैं, एकदम डेंजर में है, तो इन्हें पूरी तरह प्रोहिबिट किया जाता है इनका ट्रेड। अपेंडिक्स 2 में वो जो अभी डेंजर नहीं है, बट अगर इनका इसी तरीके से ट्रेड चलता रहा तो ये डेंजर कैटेगरी में चले जाएंगे। और 3 आते हैं जहां पे एक कंट्री कोई यहाँ पे इनके प्रोटेक्शन की अगर बात करे, एटलीस्ट 1 कंट्री इनके प्रोटेक्शन की बात करती है तो। नेक्स्ट आता है CMS, यहाँ पे कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, इंटरनेशनल ट्रीटी है, UNEP के अंडर आती है, बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है, 1979 में आई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉन जर्मनी में है, ठीक है। तो आम बात है, ये क्या करता है, जो
आपके माइग्रेटरी स्पीशीज हैं उनके यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। 1995 में इफेक्टिव हुआ था, कनाडा ने इससे विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। 96 में यहाँ पे ये आया था, बॉन जर्मनी में हेडक्वार्टर है, और रियो एजेंडा 21 के अंदर जो है आपका ये डायरेक्ट रिकमेंडेशन है, ठीक है, जो इससे रिलेटेड है। तो एकमात्र कन्वेंशन है जो डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक। और ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है जो कंट्रीज को मानना पड़ता है, जो इसमें सिग्नेट भी है। वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर से रिलेटेड है, मल्टीलैटरल ट्रीटी है। 197 इसके क्या है, लोगों ने रेटिफाई किया हुआ है। और ध्यान रखिएगा इसी को आगे और बढ़ाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, ठीक है, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं था, तो इसे यहाँ पे लीगली बाइंडिंग करने के लिए क्या किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेके आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली ये देखा गया है कि ओजोन डिप्लीटेशन जो है वो काफी कम हुआ है, ठीक है। तो वियना कन्वेंशन को ही प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करता है। इंटरनेशनल ट्रीटी है, 1989 में आई, 197 इसके क्या है, रेटिफाई लोगों ने किया है, देशों ने, लीगली बाइंडिंग है। ओजोन होल को खत्म करने की यहाँ पे इस पे कोशिश की जा रही है, ओजोन डिप्लीटेटिंग सब्सटेंस जो है उनको कम करके, ठीक है। और इसमें काफी अच्छा काम भी किया है, ये रिसेंट अभी क्या आया है, सर्वेज में पता चला है, ठीक है। तो आपके जितने भी चीजें हैं ऐसी जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सबको यहाँ पे फेज आउट करने की बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कगाली एग्रीमेंट, इसी के अंदर एक अमेंडमेंट है जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को इसमें इंक्लूड करने की बात की है। ऐसा चाहिए ओजोन को तो हार्म नहीं करते, बट बहुत खतरनाक ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। नेक्स्ट तो कगाली एग्रीमेंट क्या है, मॉन्ट्रियल का ही अमेंडमेंट है, 1987 में आया, और इसमें क्या किया गया, एचएफसी की बात की गई है, ठीक है। इसे फेज आउट करने की बात की गई है, ठीक है। ओजोन डिप्लीटेशन नहीं करते, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग ये क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एक और बात की गई है कि डेवलप्ड कंट्रीज क्या करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को क्या करेंगी, पैसा देंगे, जिसमें एक फर्स्ट ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, जैसे यूएस, यूरोप, ठीक है। और इन्हें यहाँ कहा गया है कि आप एक 2018 तक इसे फेज आउट करेंगे। सेकंड है चाइना, ब्राजील, जो 2024 तक इसे क्या नाम है, यूज जो है इसका फ्रीज कर देंगे। और थर्ड ग्रुप है इंडिया, पाकिस्तान, जो 2028 तक इसे फेज आउट करने की कोशिश करेंगे। नेम उसी तरीके से आता है, रामसर कन्वेंशन वेटलैंड के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी है, यूपीएससी इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ईरान में ये हुआ था 1971 में, ठीक है। इंडिया में टोटल 26 साइट है रामसर साइट। रामसर साइट यानी वेटलैंड होते हैं, और इसी की एक लिस्ट है मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड। वो होती है जो बहुत ज्यादा टेंशन है, मतलब वो खत्म होने के कगार पे हो, वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत है उस वेटलैंड में। जैसे इंडिया में आता है कालदेव घाना नेशनल पार्क, लोकताल लेक, पहले चिल्का लेक भी थी, इसको अब रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड वेटलैंड है जहां पे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है, इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी है, 2004 में आई, 180 पार्टी हैं, इंडिया भी इसकी पार्टी है, और यूएस इसकी पार्टी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। और पीओपी का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, इसका इस्तेमाल कम करने की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें डर्टी डजन्स के बारे में बात की गई है, ये आपको ध्यान रखने हैं, जो आपको दिए गए हैं डर्टी डजन, इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, पसंद है उसे, कि कौन कौन से डर्टी डजन में आते हैं, मतलब ऐसे केमिकल्स जो पीओपी में बहुत खतरनाक हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आता है बेजल कन्वेंशन, तो ये ट्रांस बाउंड्री हैजार्डस वेस्ट के जो डिस्पोजल है उसके ऊपर बात करता है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, 1992 में आई, 183 पार्टीज हैं। और यहाँ पे हमें मालूम है कि बहुत सारे टॉक्सिक ऐसे मटेरियल हैं जो गरीब कंट्रीज में ये लोग लाके क्या करते हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज में डालते हैं। तो बेजल कन्वेंशन क्या करता है, इनके ऊपर रोक लगाता है। नेक्स्ट आता है रॉटरडैम कन्वेंशन, तो रॉटरडैम कन्वेंशन प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट है, जहां पे आपको पहले से बताना होगा कि ये जो हजार्डस केमिकल है, पेस्टिसाइड है, इंटरनेशनल ट्रेड में कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये बताना होता है। 2004 में आया, 155 पार्टीज हैं, ध्यान रखना है, और हजार्डस केमिकल्स की यहाँ पे रोकथाम में काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है मीना माता कन्वेंशन, मर्क्यूरी के ऊपर रोक लगाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसने जापान में क्रिएट की थी, 2013 में आती है, और मर्क्यूरी के ऊपर यहाँ पे रोक लगाने की बात करती है किसी भी तरीके से जो वहां पे एनवायरमेंट में रिलीज हो रही है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कुछ एनवायरमेंट लेजिस्लेशन देखते हैं अब हम इंडिया में। इसमें आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जहां पे ये शेड्यूल बनाता है, 6 शेड्यूल, जिसमें फर्स्ट से लेके सेकंड और थर्ड जो है, जो आपके एंडेंजर्ड कैटेगरी की स्पीशीज हैं वो आती हैं, ठीक है। पांचवें में आप ये आती हैं वर्मीज, जिन्हें मारा जा सकता है, और सिक्स्थ में आते हैं आपके एक्सोटिक प्लांट स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो प्रोवाइड करता है यहाँ पे स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को प्रोवाइड करता है, ठीक है। रेगुलेशन हंटिंग को प्रोवाइड करने की, सेंचुरीज नेशनल पार्क्स के लिए बात करता है,
वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट और इन सब की बात यहाँ पे करता रहता है, और किसी भी तरीके की पेनल्टीज जो है उसकी भी बात यहाँ पे करता है। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और ये गवर्नमेंट को यहाँ पे ऑथराइज करता है कि अथॉरिटीज को यहाँ पे स्टैब्लिश करे जो यहाँ पे क्या करे, इनके प्रोटेक्शन की बात करें। इसी के अंडर आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी जो है इसी के अंडर बनाई गई थी, ठीक है। और इंडिया ने इसे भोपाल ट्रेजेडी के बाद यहाँ पे काफी ज्यादा सोचा और इसे यहाँ पे बनाया, ठीक है, एनवायरमेंट को सही रखने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 आई, और इसमें यहाँ पे ये कहा गया है कि 1/3 जो टोटल लैंड है इसको हम किस में रखेंगे, फॉरेस्ट से कवर रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, और यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर की बॉडी बनाई गई है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। इनका अपना अपना काम होता है, और बायोडाइवर्सिटी के जो रिसोर्सेस हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो लोकल कम्युनिटीज के लिए, सही तरीके से रेगुलेशन हो, किसी तरीके की धोखाधड़ी ना हो, रिसर्च सही से चले, किसी तरीके से गलत यूज ना हो, ये एक्ट पूरा इसके लिए काम करता है। नेक्स्ट आता है शेड्यूल ट्राइबल एंड अदर ट्रेवलर्स एक्ट 2006, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इसकी मेन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, और यहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं उनको यहाँ पे क्या किया जा सके, राइट दिया जा सके कि वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके, बट ये उन्हीं को है जो यहाँ पे पहले से रह रहे थे 3 जनरेशन से, किस तारीख से, 13/12/2005। तो इससे पहले जो 3 जनरेशन रह रही थी उन्हीं को यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये आपका राइट दिया जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के द्वारा बनी है, और यहाँ पे एक फुल टाइम चेयरमैन होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या करती है, पूरे तरीके से जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है लॉज हैं उन्हें यहाँ पे ये करती है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू नहीं, मैक्सिमम नेचुरल जस्टिस का भी ये यहाँ पे इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो बहुत सारे ये एक्ट हैं, इनके अंडर यहाँ पे फॉलो करते हुए इनके थ्रू ये क्या करती है, अपना काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट ओजोन डिप्लीटेशन सब्सटेंस के भी रूल यहाँ पे बनाए गए हैं, जहाँ पे सीएफसी को फेज आउट करने की बात यहाँ पे इंडिया ने काफी ज्यादा बात की है, ठीक है, जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं, जिसमें एक आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी आता है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी यहाँ पे आता है। तो सबके लिए अलग अलग डेट बनाई गई है, जिनको यहाँ पे क्या किया है, फेज आउट करने की बात की गई है, जैसे यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड की भी बात हम कर सकते हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल लेके यहाँ पे आई है गवर्नमेंट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है जिसके कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसे भी रोकने की यहाँ पे बात करती है, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इसके अंदर पेनल्टी और वायलेशन की बात की गई है अगर कोई ऐसा करता है। और यहाँ पे प्रोड्यूसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो यहाँ पे ऐसे ई वेस्ट को कलेक्ट करेगा और उसे सही तरीके से डिकम्पोज करेगा। सेम इसी तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 भी है, जहां पे जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट है यहाँ पे इन्हें सही तरीके से क्या किया जाएगा, बार कोडिंग की जाएगी और अच्छे से इनके डिस्पोजल का काम किया जाएगा, क्योंकि इनसे भी बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें एनवायरनमेंट में निकलती हैं। लास्ट में आता है कोस्टल जोन रेगुलेशन, और यहाँ पे ये पूरी चीज जो कोस्ट का एरिया है आसपास का, उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसमें बात की गई है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। तो ये सारी चीजें यहाँ पे CRZ 2011 में दी गई हैं, और ये अलग अलग कैटेगरी में, जैसे CRZ3 सेकंड, और अलग अलग कैटेगरी में इसे यहाँ पे बांटता है कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे कितना काम किया जा सकता है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी बात यहाँ पे इसमें दी गई है, और उसी तरीके से वेटरन रूल भी लाया गया है, जिसमें यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को काफी ज्यादा अथॉरिटी दी गई है कि यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए नेशनल वेटलैंड कमिटी एक जो है बनाई गई है, जिसने CWRA को यहाँ पे क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और हमने यहाँ पे कम समय में जितने भी हमारे लेजिस्लेशन है, ट्रीटीज हैं, उनको खत्म करने का प्रयास किया है, और उनके मुख्य बातें जो आपको ध्यान रखनी है उसके बारे में बात की है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, मस्त रहें, जय हिंद, जय भारत, और भूले नहीं अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल करने का अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन। धन्यवाद।